Hello everyone. So in this lecture we'll be discussing different values. तो फंडामेंटल वैल्यूज के हर साल 3 से 4 क्वेश्चन तो आते ही हैं और वो केस स्टडीज में भी काफ़ी ज़्यादा यूज होती हैं। तो इसमें क्या है कि फंडामेंटल एस्पेक्ट तो हमने वैल्यूज के पढ़े थे, जैसे वैल्यूज और एथिक्स में डिफरेंस हो गया और वैल्यूज और मोरालिटी में डिफरेंस हो गया लास्ट क्लासेस में। तो इसमें कि उसके अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, किस तरीके के आते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। कि जैसे द क्राइसिस ऑफ ethical values in modern time is traced to a narrow perception of a good life. Discuss. What do you understand by values and ethics? तो ये तो पढ़ा था. In what way it is important to be ethical along with being professionally competent? तो professionally competent का भी बताना है, values ethics में difference का भी बताना है. फिर सोशल वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करो नेशन के पर्सपेक्टिव में. ठीक है. फिर आइडेंटिफाई 10 एसेंशियल वैल्यूज दैट आर नीडेड टू बी एन इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट. ठीक है. पब्लिक सर्वेंट के लिए कौन कौन सी वैल्यूज हमें चाहिए, है ना. फिर देयर आर 3 बेसिक वैल्यूज यूनिवर्सल इन नेचर. तो कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो यूनिवर्सल इन नेचर हैं, तो उनको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से राइट करेंगे. तो इसने ये तो ये क्वेश्चन ही पूछ लिया अलग से ही. ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब पे नोट लिखो, छोटी सी डेफिनेशन लिखो और एग्जाम्पल लिखो. तो इतना ही लिख सकते हो 10 मार्क्स में. ठीक है. जैसे सम पीपल फील दैट वैल्यूज कीप चेंजिंग विद टाइम. तो टाइम के साथ कौन कौन सी वैल्यू चेंज होती हैं, कौन कौन सी जो हैं टाइम के साथ स्टेबल रहती हैं वैल्यूज. तो यूनिवर्सल वैल्यूज क्या हैं जो स्टेबल रहती हैं, तो तुम्हारा क्या परसेप्शन है इसके रिगार्डिंग. तो इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं. तो जैसे हमने वैल्यूज पढ़ा था तो वैल्यूज होती क्या है. दीज आर फंडामेंटल बिलीव्स दैट गाइड्स और मोटिवेट एटीट्यूड एंड आवर एक्शंस. ठीक है. तो बिलीव्स होती हैं और कुछ नहीं होती. जैसे कि जेनरोसिटी. अब कोई बिलीव करता है जेनरोसिटी पे, कोई नहीं करता है. जैसे कि नॉन वायलेंस, अब कोई बिलीव करता है कोई नहीं करता है. बट दीज आर वैल्यूज. वैल्यूज आर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज. अब वैल्यूज में और एथिक्स में क्या अंतर है, तो हमने बताया था कि वैल्यूज इतनी सारी हैं, एथिक्स यहाँ है. मतलब वैल्यूज से ही ड्राइव होती है एथिक्स. लेकिन एथिक्स किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी की या पर्टिकुलर किसी फील्ड की होती है. जैसे मेडिकल एथिक्स ले लो. तो मेडिकल एथिक्स में तुम्हारी क्या वैल्यूज आ गई, जैसे इक्वलिटी. ठीक है. वैल्यू आ गई, कंपैशन वैल्यू आ गई. ठीक है. तो ये वैल्यूज हैं जो मेडिकल एथिक्स में है. जैसे जर्नलिस्टिक एथिक्स ले लो, उसमें इम्पार्शियलिटी तुम्हारी वैल्यू आ गई. तो वैल्यूज बहुत सारी हैं. तो मेडिकल में कौन सी आएगी, सोसाइटी में किस सोसाइटी में कौन सी आएगी, तो डिपेंड करता है. ये नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं. ठीक है. और एथिक्स किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी की मतलब चेंज होती हैं. जैसे कि जेनरोसिटी टुवर्ड्स एनिमल्स. तो ये हिंदू सोसाइटी जो है, जैन सोसाइटी, बुद्धिज्म सोसाइटी, तो इसमें उसकी एथिक्स है. लेकिन क्या वो एथिक्स इस्लाम में मानी जाएगी, देयर इज अ डाउट. ठीक है. फिर किस तरीके से एथिकल वैल्यूज को हम अगर एग्जांपल लिखने को आ गए तो कैसे लिखेंगे तो ये यूनिवर्सल वैल्यूज हमारी हैं. तो जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल वैल्यूज हमारी कौन कौन सी हैं, तो ये लिखनी बहुत जरूरी है. क्योंकि कोई भी समाज हो, कोई भी सोसाइटी हो, ये और कोई भी रिलीजन हो, तो ये सारी वैल्यूज उसमें आती ही आती हैं. जैसे ऑनेस्टी, हर समाज ऑनेस्टी को एक वैल्यू मानता है. इंटीग्रिटी हर समाज मानता है. रेस्पेक्ट, कंपैशन, जस्टिस, इक्वलिटी, ये वैल्यूज हर समाज में, हर सोसाइटी में मानी जाती हैं. ठीक है. अगर इंडियन सोसाइटी की स्पेसिफिकली बात करें, अगर ये आ गया कि इंडियन नेशन के हिसाब से कौन कौन सी वैल्यूज तुम्हारे लिए अच्छी रहेंगी, तो ये इस तरह की वैल्यूज आप लिख सकते हो. जैसे रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स. अब एल्डर्स की रेस्पेक्ट जो है कुछ ज्यादा ही इंडियन समाज में आपको देखी जाएगी, कोई भी उसका मतलब रिलीजन हो. लेकिन फिर फैमिली बॉन्डिंग. ठीक है. तो जॉइंट फैमिली का सिस्टम जो इंडिया में है, अभी बेशक न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, लेकिन फैमिली बॉन्डिंग्स अभी भी काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करी जाती है. ठीक है. और फेस्टिवल्स की आप बात लिख सकते हो कि फेस्टिवल्स पे अगर कितनी भी न्यूक्लियर फैमिली है तो फेस्टिवल्स में शेयरिंग ऑफ गिफ्ट्स होता ही है. फिर एजुकेशन इज हाईली वैल्यूड इन इंडिया. ठीक है. तो कोई भी किसी भी तबके का जो है पर्सन है, वो वैल्यू एजुकेशन को देगा ही देगा. फिर स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन. तो इंडिया जैसे यूएस में तो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एथीस्ट मिलते हैं आपको, या यूरोपियन सोसाइटी में, लेकिन इंडिया में इसको एज ए वैल्यू परसीव किया जाता है. ठीक है. तो हमने जैसे डिफरेंस देखे थे वैल्यूज और एथिक्स के बीच में, आप इस तरीके से उसको लिख सकते हो. जैसे वैल्यूज हमारी पर्सनल होती है, एथिक्स हमारी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होती है कि वो स्टैंडर्ड्स जो है इंटेलेक्चुअली सेट करे जाते हैं या फिर किसी सोसाइटी में इवॉल्व होते हैं. वैल्यूज हमारी काफी ब्रॉड है, जैसे हमने बताया था ये वैल्यूज हैं, ये एथिक्स है. एथिक्स हमारी स्पेसिफिक टू ए ग्रुप और प्रोफेशन.
या तो किसी समाज में होगी या फिर किसी प्रोफेशन की होगी। वैल्यूज कई तरह के चीजों पे से डिटरमाइंड होती है, जैसे कल्चर, रिलीजन, फैमिली कैसी है, पर्सनल एक्सपीरियंस, तो इन सबसे वैल्यूज डिटरमाइन होती है। लेकिन एथिक्स हमारी ऐसे डिटरमाइन होती है, पर्सनल नोशंस पे डिटरमाइन नहीं होती हमारी एथिक्स। एथिक्स हमारी मोर और लेस यूनिवर्सल होती है। जैसे प्रोफेशनल कोड्स, वो सारे लोग मिलके बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती है हमारी एथिक्स, ठीक है। इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, इट गाइड्स डिसीजन मेकिंग। तो जब भी डिसीजन हमें लेना होता है तो पर्सनल लेवल पे तो हम जो है एक गट फीलिंग के बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं, तो उसको कहते हैं हाउ वी बिहेव, तो उसको कहते हैं पर्सनल वैल्यूज। बट इन टर्म्स ऑफ एथिक्स वी नीड टू टेक वेरी कैलकुलेटेड एक्शंस, ठीक है, और वो कोड्स एंड कंडक्ट्स के ऊपर एंड नॉर्म्स के ऊपर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप डिफरेंस लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लिख दिया, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, मेडिकल एथिक्स, लीगल एथिक्स, जर्नलिस्टिक एथिक्स, वो आपको मैंने बता ही दिया था। ये नोट मैं टेलीग्राम चैनल पे आप शेयर कर दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। अब कौन कौन सी फंडामेंटल वैल्यूज हैं जिन पे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे काइंडनेस एंड कंपैशन। इनकी डेफिनेशन बेशक आप अलग अलग लिख सकते हो, लेकिन मोर और लेस इनके दोनों के एग्जाम्पल्स सेम ही रहेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन स्पेसिफिकली आ जाएगा कि किसी कोड के फॉर्म में आ जाएगा कि काइंडनेस कंपैशन बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर कंपैशन का रोल पब्लिक सर्वेंट के लिए क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में हर साल देखने को मिलते हैं, और केस स्टडीज में तो ये आते ही हैं कि कोई भी केस स्टडी है उसकी थीम क्या होगी, कंपैशन, उसकी थीम क्या होगी, काइंडनेस होगी। तो इस तरह के पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हो। कैसे डिफाइन करोगे काइंडनेस को? क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्रेंडली, जेनरस, कंसिडरेट। मतलब फ्रेंडली किसी के साथ हो, जेनरस हो, उसके प्रति सिंपैथी रखते हो, उसके प्रति कंपैशनेट हो, बीइंग शोइंग कंपैशन एंड एम्पैथी टुवर्ड्स अदर इज कॉल्ड काइंडनेस। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। अगर कंपैशन को ही स्पेसिफिकली डिफाइन करो तो उसमें तुम एम्पैथी जोड़ दोगे प्लस केयर जोड़ दोगे। एम्पैथी का क्या मतलब है? एम्पैथी का मतलब पुटिंग आवरसेल्फ इनटू पोजीशन ऑफ अदर्स एंड सीकिंग देयर सफरिंग, कि किस लेवल की सफरिंग से सामने वाला हो रहा है, और प्लस केयर। मतलब कंपैशन, एम्पैथी का मतलब ये है कि आप समझ पा रहे हो, लेकिन कंपैशन एक स्टेप आगे जाके उसके प्रति केयर दिखाने का भाव भी होता है, मतलब यू आर डूइंग समथिंग अबाउट दैट। इज ए एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स when they are experiencing suffering. It involves deep sense of empathy and desire to alleviate the pain and distract of others. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि सामने वाले के दर्द को समझो और उसके लिए कुछ करने की कोशिश करो या भावना रखो, उसको कहते हैं कंपैशन। सिंपल है, ठीक है। उसके लिए एक कोट आप लिख सकते हो, काइंडनेस इज ए लैंग्वेज विच डीफ कैन हेयर एंड ब्लाइंड्स कैन सी। तो जब भी आप नोट्स बनाओ तो ये देखना कि डेफिनेशन उसमें एक होनी चाहिए, प्लस उसमें एक कोट हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, प्लस उसके डिटर्मिनेंट्स कि कहाँ से ये वैल्यू हमारी आती है, और उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इन सारी चीजों को मैं इस क्लास में एक एक वैल्यू करके शेयर करूंगा। जैसे कहाँ से आएगी ये वैल्यू, तो इंडियन कंटेक्स्ट में अगर आप एथिक्स का एग्जांपल लिखेंगे तो सीधा रिलीजन पे आएंगे। हिंदुइज्म में क्या बोला गया है? अहिंसा, करुणा, कंपैशन बोला गया है। बुद्धिज्म में क्या बोला गया है? मेटा, विच इज काइंड लविंग, ठीक है, मतलब लविंग काइंडनेस टुवर्ड्स ऑल बीइंग। तो ये फिलोसॉफी है बुद्धिज्म की। फिर जैनिज्म में भी तो आपने अहिंसा देखी ही है, और अहिंसा प्योरेस्ट फॉर्म में है जैनिज्म में, मतलब वो लिविंग क्रीचर, कोई भी लिविंग क्रीचर हो, बीट एनिमल बीट ह्यूमन, तो सबके लिए ये अहिंसा देखी गई है। तो इट कम्स आउट ऑफ कंपैशन ओनली। इस तरीके से लिख सकते हो। अब आपको डेली लाइफ में किस तरीके के एग्जाम्पल मिलते हैं, क्योंकि जब भी एथिक्स का आंसर लिखोगे तो डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स लिखोगे। जस्ट तो फीलिंग सॉरो ऑफ समवन हु हैज लॉस्ट ए लव्ड वन, कि किसी के प्रति सहानुभूति रखना, ठीक है। ऑफरिंग असिस्टेंस, कि कोई भी स्ट्रेंजर है, इंजर्ड हो गया, उसकी हेल्प करना, ठीक है। तो आप इसमें गुड समैरिटन वाला एग्जांपल दे सकते हो। फिर वॉलंटियरिंग वंस टाइम, ठीक है, वॉलंटियर करना, जैसे होमलेस शेल्टर्स वगैरह या एनिमल रेस्क्यू, किसी भी चीज के लिए वॉलंटियर करना। आप इसमें पीपल फार्म का एग्जाम्पल लिख सकते हो। पीपल फार्म वाला बहुत जो है कंपैशन रखता है एनिमल्स के प्रति। फिर डोनेटिंग टू चैरिटी, उसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। फिर प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस, letting go of resentment is also a form of compassion. You are compassion, showing compassion towards a person who is bitter towards you. फिर हेल्पिंग हैंड्स, कि कहीं पे आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो तो किसी का लगेज उठा लिया, या फिर एक बहुत अच्छा एग्जांपल कोट करते थे, मेट्रो में सीट देना, कि गिविंग सीट टू ए ओल्ड एज पर्सन और ए प्रेग्नेंट वुमन इन मेट्रो। तो ये भी एक कंपैशन का फॉर्म ही होता है, ठीक है। तो कई लोग इसको लिखते थे पहले। फिर कम्युनिटी किचन्स हो गए, जैसे लंगर वगैरह के एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है।
और इसमें गौतम गंभीर वाला एग्जांपल लिख सकते हो कि गौतम गंभीर इज शोइंग सम generous effort, compassionate efforts towards feeding the poor, whatever capacity he has, in whatever capacity he has. फिर एनिमल वेलफेयर, ठीक है, मैनी इंडिविजुअल केयर टुवर्ड्स स्ट्रे एनिमल, ये फिर डिजास्टर रिलीफ में भी आप एग्जांपल लिख सकते हो, हॉस्पिटैलिटी का आप एग्जांपल लिख सकते हो, अतिथि देवो भव का एग्जांपल सॉरी लिख सकते हो, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, शेयरिंग केयरिंग, ये सब एग्जांपल लिख सकते हो। अब स्पेसिफिक एग्जांपल आपने ये तो लिख दिया कि इट मींस कंपैशन, लेकिन अगर इंस्टांसेस आपको लिखने हो तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इंस्टांसेस एंड एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आप ये लिख सकते हो इन जनरल सेंस, लेकिन इंस्टांसेस इन एग्जांपल्स को किन किन पर्सनैलिटीज ने फॉलो किया है वो आपको लिखना है। जैसे कि तमिलनाडु आईएएस ऑफिसर संदीप नंदूरी कैफे फॉर डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है, तो उनके लिए एक एक्सेसिबल कैफे बनाया है। फिर कैलाश सत्यार्थी वर्क अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो ये भी कंपैशनेट ग्राउंड्स पे है, ही हैड एन अल्टरनेटिव कैरियर बट आउट ऑफ कंपैशन he continued working for child labor problem in India and for which he got Nobel Prize। फिर बेंगलुरु में एक नाइटिंगेल मेडिकल ट्रस्ट है, ठीक है, वो एल्डरली पीपल के लिए काम करता है। तो दीज आर एग्जांपल यू कैन नॉट ओनली कोट इन एथिक्स बट आल्सो कोट इन जीएस पेपर 1। सोसाइटी में चाइल्ड की प्रॉब्लम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और एल्डरली केयर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो आप पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंटली एबल्ड के ऊपर क्वेश्चन आते हैं जीएस 1 में। तो उस जीएस 1 में एज ए कंक्लूजन, इन कंक्लूजन यू कैन राइट दीज टाइप ऑफ एग्जांपल्स टू, ठीक है। फिर दूसरी हमारी सबसे बड़ी जो है फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस के ऊपर यूजुअली हमारे कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं फॉरगिवनेस होती क्या है, कि लेटिंग गो ऑफ रिजेंटमेंट एंड वेंजेंस इज कॉल्ड फॉरगिवनेस, कि जो भी तुम्हारे अंदर एंगर है, हेट्रेड है टुवर्ड्स अदर, उसको तुम लेट गो कर दो, उसको तुम छोड़ दो, उसको कहते हैं क्या, फॉरगिवनेस, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा है तुम्हारे घर में और उस पर तुम्हें गुस्सा आ गया, ठीक है, एंगर हो गई, लेकिन तुम लेट गो कर देते हो ना उस एंगर को शाम तक या फिर थोड़ी देर बाद, यार बच्चा ये छोड़ो, लेकिन तुम उसी चीज को किसी और के लिए जिसने तुम्हारा मतलब जानबूझ के बुरा किया है या फिर गलती में बुरा किया है, उसको नहीं छोड़ते हो। क्यों? और उससे फायदा तुम्हारा ही है, क्योंकि जब तक आप हेटरेट अपने अंदर एंगर लेते रहोगे, जब तक आपका बीपी बढ़ता रहेगा और कुछ नहीं है, तो तुम्हारा ही फायदा है बेसिकली, यू विल बी एबल टू लिव इन पीस। इट डजंट मीन फॉरगेटिंग व्हाट हैपेंड और कंडोनिंग द बिहेवियर बट रादर रिलीजिंग द इमोशनल बर्डन इट कैरीज, मतलब तुम अपने लिए ही करते हो, इट हैज सेल्फ बेनिफिट, ठीक है। सोसाइटी का बेनिफिट तो होगा, वो बात की बात है, लेकिन तुम खुद का ही बेनिफिट कर रहे हो बाय लेटिंग ऑफ एंगर। तो जैसे टोल्स्टॉय ने इसके लिए कोटेशन दी थी, लेट अस फॉरगिव ईच अदर देन ओनली वी कैन लिव इन पीस। यू कैन कोट दिस काइंड ऑफ कोट इन इंट्रोडक्शन एज वेल एज इन कंक्लूजन wherever it suits you, then helping in closing the door of bad emotions like anger, vengeance, तो सेम ही डेफिनेशन है, ये शायद गांधी जी ने दिया था। अब इसका एग्जाम्पल आप जैसे ले सकते हो कि जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को फॉरगिव कर दिया था, ठीक है, 2008 मुंबई अटैक के बाद, ठीक है, तो वी शोड एज अ साइन ऑफ फॉरगिवनेस बट पाकिस्तान नेवर रिलेंटेड, ठीक है। फिर नेल्सन मंडेला ने भी जब वो कैद से छूटे थे तो उन्होंने वेंजेंस मतलब बदले की भावना नहीं ली थी। तो अभी भी आपको देखने को मिलेगा कि साउथ अफ्रीका में व्हाइट्स एंड ब्लैक्स दोनों पीसफुल तरीके से रह रहे हैं, मतलब उन्होंने व्हाइट्स के ऊपर ना, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। ही हैज शोन फॉरगिवनेस इवन दो ही हैज सफर्ड अ लॉट बाय द हैंड्स ऑफ व्हाइट्स। अब टेम्परेंस की बात आती है। देखो टेम्परेंस होता क्या है, टेम्परेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो है वैल्यू। अब ये सारी वैल्यूज ना, आप जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमन बीइंग के लिए वैल्यूज चाहिए या फिर सिविल सर्वेंट के लिए चाहिए, तो ये यूनिवर्सल टाइप की वैल्यूज हैं, ये आप हर चीज में कोट कर सकते हो, ठीक है। टेम्परेंस को क्या बोलेंगे, टेम्परेंस का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल कितना है, इम्पल्स कंट्रोल कितनी है आपके अंदर। अब मान लो गुस्सा आ गया किसी भी रीजन से, तो आप उस गुस्से को कितना कंट्रोल कर पा रहे हो। अब ये पब्लिक सर्वेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस हो जाती हैं, किसी का मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, पुलिस वाले के हाथ पे चढ़ गया वो, तो ज्यादातर क्या होता है, एनकाउंटर किलिंग हो जाती है। तो उससे बचने के लिए या फिर कोई भीड़ है उग्र हो गई है, उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए इस तरह की चीज चाहिए कि अगर पुलिस वाला ही जो है वो कंट्रोल नहीं करेगा, एसपी को झापड़ मार दिया किसी प्रोटेस्टर ने, तो वो तो भाई फायर करवा देगा सबके ऊपर,
है ना, ओपन फायर करवा देगा, लाठी चार्ज करवा देगा, लेकिन नहीं करवाना है। तो उसके लिए तुम्हें टेम्परेंस चाहिए ही चाहिए। अब टेम्परेंस बहुत सारी चीजों में होती है कि जिसके अंदर ज्यादा टेम्परेंस है वो ज्यादा देर तक काम भी कर सकता है, ज्यादा सह भी सकता है, ज्यादा परेशानी झेल सकता है। तो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स में तो ये क्वालिटी होनी ही चाहिए, बल्कि सिविल सर्वेंट्स में भी ये क्वालिटी कूट कूट के भरी होनी चाहिए। टेम्परेंस इज ए प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, मॉडरेशन एंड रेस्ट्रेंट। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई हैबिट है, स्मोकिंग की हैबिट है, एल्कोहलिक हैबिट है, कोई भी हैबिट है, तो ये रिस्ट्रेंट करने की तुम्हारी जो कैपेसिटी है उसको बोलते हैं टेम्परेंस। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ये आपकी टेम्परेंस जो है ये नहीं है आपके अंदर, ये क्वालिटी, और ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग वंस डिजायर्स एंड इम्पल्सेस टू मेंटेन ए बैलेंस्ड एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ। ये बहुत ज्यादा वैल्यू चाहिए, हर लाइफ में चाहिए, हर रोल में चाहिए। अब इसके लिए आप कहाँ से इसका डिटर्मिनेंट लोगे कि बुद्धिज्म टॉक अबाउट मिडल पाथ, अरिस्टोटल का आप गोल्ड वो ले सकते हो, गोल्डन मीन। ठीक है, भगवत गीता में स्थित प्रज्ञा दिया हुआ था। स्थित प्रज्ञा का मतलब भी इमोशनल इंटेलिजेंस, टेम्परेंस एक ही चीज है लगभग। स्थित प्रज्ञा, ये कंसेप्ट भी क्या है कि किसी भी स्थिति में अपने आप को मतलब धैर्य रखना, प्रज्ञा शो करना, मतलब विजडम शो करना किसी भी स्थिति में, तो उसको बोलते हैं टेम्परेंस। जैसे सचिन तेंदुलकर रिमेन काम्ड इवन आफ्टर गेटिंग रेशियल स्लर्स। ठीक है, फिर एक एग्जांपल आता है ब्यूरोक्रेट का कि जब पंचकुला वायलेंस हुआ था, आप इसको सर्च करना, तो गौरी शंकर जोशी जो हैं ये डीएम थी पंचकुला की उस टाइम पे, तो इन पे भी अटैक कर दिया था प्रोटेस्टर ने, वो डेरा सच्चा सौदा वाले ने। ठीक है, जब उसकी अरेस्ट हुई थी आफ्टर रेप, तो इन पे भी मतलब जो है मतलब काफी तरीके से ब्रूज कर दिया था इनको भीड़ ने। तो फिर भी इन्होंने मतलब, और सारे पुलिस वाले जो है इनके आसपास जो इनकी सिक्योरिटी थी ना, सब भाग गए थे, ये अकेले खड़ी थी और बहुत ही काम तरीके से इन्होंने हैंडल किया था। फिर ये अपने ऑफिस में आती है और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि फिर सीधा सेना को कॉल किया कि भाई सेना आओ, फिर सेना आई, इंडियन आर्मी, जब जाके जो है वो वायलेंस रोका था। तो सल्यूट टू हर कि इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में इन्होंने हार नहीं मानी और अपने को पूरा, सारे के सारे भाग गए लेकिन ये नहीं भागी, मतलब मेल पुलिस वाले कितने सारे थे, सारे भाग गए थे भीड़ के सामने। तो इस तरह के आप एग्जांपल्स लिख सकते हो। फिर ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी एक बहुत बड़ी वैल्यू है, वर्च्यू है, किसी भी ह्यूमन में या किसी भी पब्लिक सर्वेंट में होनी चाहिए। अब क्या कहते हैं ह्यूमिलिटी को? ह्यूमिलिटी को कहते हैं कि वो मॉडेस्टी और लो और एब्सेंस सेंस ऑफ वंस इंपॉर्टेंस, कि मतलब अपने को बढ़ा चढ़ा के मत दिखाओ कि मैं 30 मार का हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए किसी को भी। तो वो ह्यूमिलिटी के अगेंस्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब तुम्हारी कितनी भी वर्थ हो, हर आदमी की अपनी अपनी वर्थ होती है, ठीक है, लेकिन उसको रैश तरीके से दिखाना नहीं चाहिए। ठीक है, ना ही शो करना चाहिए। ये ह्यूमिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है पब्लिक सर्वेंट में, लेकिन आज की डेट में आपने देखा है उल्टा ही हो रहा है कि हर आदमी जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, सामने वाले को डांटता फटकारता है। कई सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जब जो सिविल सर्वेंट्स हैं उन्होंने जो है ह्यूमिलिटी की वैल्यू को मतलब वायलेट किया है। दीपक रावत का तो आपको एग्जाम्पल पता ही है। आप त्रिपुरा डीएम का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जो उन्होंने वेडिंग क्रैश कर दी थी और जो है पंडित को पीट दिया था, दूल्हा दुल्हन को भी पीट दिया था उन्होंने। ठीक है, फिर एक आई थिंक एमपी में भी एक केस था, आप सर्च करेंगे बहुत सारे केसेस आ जाएंगे गूगल पे, कि एक आईएएस ऑफिसर ने एक रोड चलते आदमी को जो है थप्पड़ मार दिया था बेफिजूल का, कि मैं आईएएस अफसर हूँ, मतलब अपने आप को धौंस दिखाना। तो ह्यूमिलिटी इज अपोजिट टू धौंस दिखाना, अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो। अब किस तरीके से लिखेंगे, कहाँ पे आई है हमारी ह्यूमिलिटी? ये हम्बल पर्सन इज रेस्पेक्टफुल, ओपन टू लर्निंग, मतलब अड़ियल दिमाग का नहीं होता है, एंड फोकस्ड ऑन अदर रादर देन वन सेल्फ। ठीक है, मतलब सामने वाले की परिस्थितियों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है और अपना फायदा नहीं, मतलब मैनिपुलेटिव नहीं होता है एक हम्बल पर्सन। ये देखने वाली बात है। फिर कहाँ से ये आती है हमारी ह्यूमिलिटी की वैल्यू? ये भगवत गीता में क्या लिखा था, कर्म योग। तो कर्म योग से आती है कि फोकसिंग ऑन कर्मा रादर देन इट्स आउटकम। अगर आप आउटकम पे फोकस कर रहे हो या आउटकम आपने अचीव कर लिया है, तो इस तरह की जो है ह्यूमिलिटी के अपोजिट जो वैल्यूज है, विच इज रैशनेस, ठीक है, और एक्सट्रीम प्राइड दैट कम्स। बुद्धिज्म में भी अन्यथा एक हमारा कंसेप्ट है, ठीक है, उसमें ये बोला गया नो सेल्फ, कि तुम कुछ नहीं हो, ठीक है, माटी का एक वो हो, कटोरा हो बस।
तो इस तरीके से उसमें बोला था कि मरना सभी को है, जैसे हमने कोर्स देखे होंगे कि एक ना एक मरना सभी को है, तो कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। तो इस तरीके के कोट आप लिख सकते हो इन इंग्लिश इन वैल्यूज लाइक ह्यूमिलिटी। अब किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करोगे भाई, ये तो तुमने जान लिया कि ह्यूमिलिटी होती क्या है। पहले तो एक्नॉलेजिंग वंस लिमिटेशन कि भाई मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है सब कुछ, ये एक्नॉलेज करना ही एक पॉइंट ऑफ ह्यूमिलिटी हो गई। फिर दूसरा गिविंग क्रेडिट टू अदर्स, कि सामने वाले ने कुछ अच्छा किया है, ठीक है, तो उसको क्रेडिट दो कि हाँ भाई तुमने अच्छा किया है। फिर सर्विंग अदर्स, ठीक है, कि ऐसा ही नहीं कि दुनिया को अपने लिए काम करवाओ, खुद भी कुछ करने की भावना होनी चाहिए। फिर लिसनिंग अटेंटिवली, ठीक है, एंड एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म ग्रेसफुली। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं अवध ओझा सर में हैं क्या? एक्नॉलेजिंग वंस लिमिटेशन वो तो करना ही नहीं है, हमने तो सब कुछ बढ़िया किया है। गिविंग क्रेडिट टू अदर, अरे हम ही सब कुछ हैं। सर्विंग अदर मतलब ही नहीं है, ठीक है। लिसनिंग अटेंटिवली, नहीं पहले मेरी सुन लो बाद में सुनाना अपनी। एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म ग्रेसफुली, नहीं मेरी क्या गलती है, सबकी दूसरे की गलती है। तो ये देखो आप, ठीक है। फिर सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस से भी इस तरीके इंडिया में जिस तरीके से होती हैं, तो इस तरह की ह्यूमिलिटी हम इनकलकेट कर सकते हैं और करते भी हैं। जैसे रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, गुरु शिष्य परंपरा, ठीक है। अब गुरु शिष्य परंपरा में ये होता था कि टीचर जो कह देगा वो तुम्हें मानना ही है, चाहे सही है चाहे गलत है। मतलब इस तरह की बॉन्डेज हो जाती थी पहले जमाने में। तो आज की डेट में भी एक गुरु की एक वैल्यू होती है, अगर गुरु उस उपाधि को रीच करता है। देन सर्विस टू सोसाइटी, और कंसेप्ट ऑफ नमस्ते भी आप कह सकते हैं कि नमस्ते ग्रीटिंग जो है, तो बो, आई बो टू यू, ठीक है। जापान जापान में भी ट्रेडिशन है कि हेड बो करने का, तो वो ह्यूमिलिटी दर्शाता है। अगर ह्यूमिलिटी का आपको एग्जांपल लिखना है तो जापानीज सोसाइटी का आप इजीली एग्जांपल्स लिख सकते हो। देन फोर्टिट्यूड, तो ये भी बहुत तकड़ी वैल्यू है, ये हर एक में होनी चाहिए। फोर्टिट्यूड का एक अलग नाम होता है करेज, भी आप कह सकते हो इसको, ठीक है। फोर्टिट्यूड का मतलब ये होता है, देखो करेज तो ये होता है किसी भी चीज को एक्शन करना, लेकिन फोर्टिट्यूड इज ब्रॉडर देन करेज। जैसे फोर्टिट्यूड इतना है, करेज हमारी इतनी है। फोर्टिट्यूड में और भी चीजें होती हैं। एक तो ये होती है कि फियरलेसनेस तो है ही है फोर्टिट्यूड में, लेकिन अगर एडवर्स कंडीशन आ जाती हैं तो उसको फेस करने की जो स्ट्रेंथ होती है, इनर स्ट्रेंथ, उसको भी हम फोर्टिट्यूड कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिफेंसिव एक पावर जो है ना, कि किसी भी परिस्थिति में हार ना मानने की आदत को भी फोर्टिट्यूड कहते हैं, ठीक है। फोर्टिट्यूड इज अ मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ इन फेसिंग एडवर्सिटी, डेंजर और टेम्पटेशन करेजियसली। इट इन्वॉल्व्स रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन, कि भाई ये चीज सोच ली करनी है तो करनी है, ठीक है। एंड एबिलिटी टू रिमेन स्टेडफास्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस, तो कोई भी सिचुएशन आपके पास आ जाए, ठीक है, और उसमें आप अड़े रहो, और जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं उन्हें मत छोड़ो, ये भी फोर्टिट्यूड कहलाता है। ऐसा नहीं है आप एक सिचुएशन में जो है थोड़े से ढल गए, एक सिचुएशन में बहुत अच्छा कर दिया ना। फोर्टिट्यूड अगर आपके अंदर है तो आप अपने प्रिंसिपल्स पे अड़े रहेंगे, उसको वॉयलेट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। तो ये वैल्यू दर्शाता है फोर्टिट्यूड की, और ये किसी भी ह्यूमन बीइंग में और पब्लिक सर्वेंट में चाहिए ही चाहिए। अब कैसे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, कि अगर अपने ऊपर सेल्फ के एग्जांपल लिखो कि आपने किस तरीके से फोर्टिट्यूड, तो आपकी कोई भी कभी भी इलनेस रही हो तो आपने कैसे उसको ओवरकम किया इलनेस को, आप ये देखो, वो फोर्टिट्यूड कहलाएगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ए पर्सन डायग्नोज विद सीवियर इलनेस, ठीक है, जैसे मेरे को भी इलनेस थी, आपको किसी को भी इलनेस हुई होगी, किसी भी तरीके की बीमारी हुई होगी, उस बीमारी को आपने किस तरीके से करेजियसली उससे फाइट करी है, ये आपको फोर्टिट्यूड का ही पार्ट है। वो कैरियर सेटबैक्स, आपकी जॉब नहीं लगी या फिर आपने जो है फेलियर हो गया किसी एग्जाम में, तो क्या आप जो है हार मान के बैठ गए, ठीक है, या फिर आप अपने दिमाग चलाया, या फिर आपने परसीव किया, ठीक है, या फिर आपने अपनी कमियां ढूंढ के उन पे काम करने की कोशिश करी, तो ये सब दिखाता है फोर्टिट्यूड। फ्रीडम फाइटर्स ने किस तरीके से दिखाया, जैसे भगत सिंह, ही इज अ वेरी करेजियस पर्सन एंड हैज अ लॉट ऑफ फोर्टिट्यूड, ठीक है, इमेंस फोर्टिट्यूड। गांधी जी का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ही इज लाइक नोन फॉर हिज रिस्ट्रेंट, कि भाई कुछ भी हो जाए अपने प्रिंसिपल्स से आगे पीछे नहीं होना है, ठीक है। आप एनसीएम का एग्जांपल लिख सकते हैं कि विड्रॉल फ्रॉम एनसीएम आफ्टर वायलेंस, तो नॉन वायलेंस इनकी वैल्यू थी, वो वैल्यू नहीं छोड़ी इन्होंने किसी भी तरीके से। ऑल्दो इन मैनी इंस्टेंस इट कैन बी क्रिटिसाइज्ड, बट
एथिक्स में जब आप लिखोगे तो क्रिटिसिज्म नहीं लिखोगे ऑब्वियसली, अच्छे ही एग्जाम्पल लिखोगे। मॉडर्न एग्जाम्पल्स का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे मैरी कॉम है, ठीक है, इवन आफ्टर हैविंग 5 किड, मतलब बीइंग ए मॉम, ठीक है, ही शी वॉन 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप। फाइव वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीती हैं, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं फोर्टिट्यूड, कि किसी भी परिस्थिति में उन्होंने हार नहीं मानी, चाहे एज हो गई, चाहे मदर बन गई, उसके बाद भी करती रही। ये रोम शर्मिला को आप कह सकते हो कि शी इज अ लेडी विद ह्यूज फोर्टिट्यूड। कल्पना चावला का आप एग्जाम्पल बिल्कुल लिख सकते हो। फिर प्रूडेंस। प्रूडेंस, अब ये प्रूडेंस क्या चीज है? प्रूडेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी स्थिति में आप, एक नैक होती है, नैक ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। अगर आप में प्रूडेंस नहीं है ना, तो ऊपर की सारी वैल्यूज बेकार है। अब प्रूडेंस का क्या मतलब है कि व्हाट इज द राइट मीन ऑफ, मतलब जैसे होता है ना, एक गोल्डन मीन होता है कि अगर ये बीच में करेज है, लेट से इधर की तरफ रैशनेस हो गई कि कुछ ज्यादा ही करेज हो गया तो आदमी रैश डिसीजन ले रहा है, इधर हो गया टिमिडिटी। टिमिडिटी मतलब बिल्कुल ही कमजोर है वो, मेंटली कमजोर है। तो इसके बीच में कहाँ रहना है, मतलब रैशनेस की तरफ कितना जाना है या फिर टिमिडिटी की तरफ कितना जाना है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो सिचुएशन में आपको किस तरीके से एडेप्ट करना है, उस एडेप्टेशन की पावर को कहते हैं प्रूडेंस। मतलब आपको एक ऐसी विजडम होनी चाहिए कि किस परिस्थिति में तुम्हें कैसे रिएक्ट करना है, उसको कहते हैं प्रूडेंस। कि प्रूडेंस इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज, जुडिशियस, कॉशियस इन प्रैक्टिकल अफेयर्स। जैसे एक जज है, ठीक है, उस जज ने एक रेप केस में एक सजा दी, दूसरे रेप केस में दूसरी सजा दी, तीसरे रेप केस में तीसरी सजा दी। तीसरे टाइप की एक को दी जो है फांसी की सजा, एक को दी उसने जो है उम्र कैद की सजा, 14 साल की सजा लेट से, एक को दी उसने 7 साल की सजा। तो ये कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है? क्योंकि वो प्रूडेंस दिखा रहा है जज, डिफरेंट डिफरेंट परिस्थिति के हिसाब से, ठीक है। और किसी किसी केस में बरी कर देता है, मतलब इवन आफ्टर बीइंग प्रूव्ड बरी कर देते हैं कई केसेस में कि कंसेंट थी। तो ये जो पावर है इसको कहते हैं प्रूडेंस। तो परिस्थिति के हिसाब से अपने डिसीजंस को एवेल्युएट करने को प्रूडेंस कहते हैं। अब आप लगाओ कि कोई भी ऊपर वाली वैल्यू है कि कंपैशन दिखाना है, तो कितना कंपैशन दिखाना है। फॉर इंस्टेंस, अगर कंपैशन एक अच्छी वैल्यू है, हाँ सबको होना चाहिए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कंपैशन दिखाया था, ठीक है, किसके प्रति? गौरी के प्रति। अगर कंपैशन दिखाया गौरी के प्रति तो उसका नतीजा क्या निकला? तो आप क्या बोलोगे कि कंपैशन हर स्थिति में सही है? नहीं। तो प्रूडेंट नहीं थे पृथ्वीराज चौहान, ये कह सकते हो आप। अगर प्रूडेंट होते तो वो इवेल्युएट करते कि जो अपोनेंट है उसका क्या वैल्यू स्ट्रक्चर है, तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे, मतलब जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है उसको एनालाइज करके डिसीजन लेने को प्रूडेंस कहते हैं। कि बीइंग वाइज मतलब विजडम होनी चाहिए, जुडिशियस, कॉशियस एंड इन प्रैक्टिकल अफेयर्स, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू मेक साउंड डिसीजंस बाय कंसीडरिंग द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस एंड एक्टिंग विद केयर एंड फोरसाइट, ठीक है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस को ध्यान में रख के किसी भी डिसीजन को इवेल्युएट करना को कहते हैं प्रूडेंस, ठीक है। मतलब अगर आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में आपने जो है एक, मतलब उनकी वो थी, कोटेशन थी स्वामी विवेकानंद की, कि द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू अ लार्जर गोल इज द स्मॉलर रूट टू ए लेसर गोल। द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू लार्जर गोल इज शॉर्ट वे टू लेसर गोल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जो तुम्हारा लंबा रास्ता है, मतलब कोई भी तुमने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, और जैसे किसी भी, लेट से आप बीमार हो, है ना, और 6 महीने लगेंगे उस बीमारी को ठीक होने के लिए, ठीक है। कोई कहता है कि भाई हॉस्पिटल में
आप चले जाओ और ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ले लो या ऑपरेशन करा लो, उससे जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन दूसरा आदमी कहता है नहीं यार, ऑपरेशन मत कराओ, और जो है थोड़ा परहेज वगैरह करो और अपनी जो है बीमारी को नेचुरली ठीक करने की कोशिश करो। ये लंबा रास्ता है, लेकिन ये डिफिकल्ट रास्ता है। ठीक है, ये शॉर्ट रास्ता है लेकिन ये इजी रास्ता है, और ये परमानेंट रास्ता नहीं है। लेकिन तो आप किसे चूज करोगे? तो ज्यादातर लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे, भाई हमारे बस की नहीं है। लेकिन डिफिकल्ट रास्ता बहुत कम चूज करते हैं। जैसे कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है, आपको जो है टॉक्सिन्स नहीं लेने चाहिए, ठीक है। अगर आप ये करोगे तो कभी जीवन में बीमारी ही नहीं आएंगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आप ये ट्राई करो कि मतलब डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि हम अभी से सही चलेंगे ताकि हमारा फ्यूचर की तरफ सोच के एक प्रूडेंट डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको पर्सनल एग्जांपल्स को लेके समझ सकते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि भाई हमें अभी गाड़ी चाहिए और हमारा मन कर रहा है गाड़ी लेने का। ठीक है, तुमने गाड़ी ले ली, लेकिन 4 साल बाद तुम्हें घर लेना था, तो उसके लिए तो तुमने पैसे बचाए ही नहीं, फिर उस टाइम पे लोन लोगे, फिर उसका इंटरेस्ट दोगे, तो आप जो है अपने ट्रैप में ही फंसते चले जाओगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज गुड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड प्रूडेंस। हेल्थ चॉइसेस का एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया ही था आपको। अब किस तरीके से पास्ट में हुआ है ऐसा, चाणक्य का आप कह सकते हैं। चाणक्य ने क्या किया था, आप ये देखो। चाणक्य ने मौर्यन एम्पायर एस्टेब्लिश किया था, शुरू से लेके पूरा ट्रेन किया, कई साल वेट किया, ठीक है, पेशेंस रखा, और लास्ट में जाके मौर्यन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया, चंद्रगुप्त मौर्य को सीट पे हटाया, धनानंद को हटा के। ये किया था चाणक्य ने। ठीक है, बी आर अम्बेडकर को आप कह सकते हो कि उन्होंने कितनी बड़ी स्ट्रगल करी थी, फाइट करी थी, ठीक है, और अपनी पूरी लाइफ जी है। उसके बाद उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क बनाया फॉर द नेशन, ठीक है, और सोशल जस्टिस के इंडिया में मसीह आए हैं। सिमिलरली मनमोहन सिंह को आप कह सकते हो प्रूडेंट, क्यों? क्योंकि 1991 में जब रिफॉर्म्स नहीं हो रहे थे, तो ही केम अप विद रिफॉर्मेटिव बजट, ठीक है, एज बीइंग ए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम। देन कोविड-19 रेस्पॉन्स ऑफ इंडिया, कि दुनिया में क्या क्या चल रहा था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने प्रॉपर लॉकडाउन लगाए, प्रॉपर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो उसको भी आप प्रूडेंट अप्रोच का एज एन एग्जांपल लिख सकते हो। फिर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ये एक ही उसमें आ जाते हैं, इनमें लिटिल बिट डिफरेंस है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में, ठीक है, लेकिन लगभग एग्जांपल्स आप सेम ही लिख सकते हो, एग्जांपल्स आर सेम। देखो ऑनेस्टी क्या होती है, ऑनेस्टी इज बीइंग ट्रूथफुल। जैसे कि किसी ने चोरी करी और उसने बता दिया जी हाँ जी मैंने चोरी करी है, वो क्या हो गया, ऑनेस्टी। लेकिन वो पर्सन, इफ इट इज ए थीफ, ए पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, नो। तो सिंपल साधा मतलब एक एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लो क्या है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रूथफुल, सिंसियर एंड फ्री फ्रॉम डिसीट और फ्रॉड, उसको कहते हैं ऑनेस्टी। इट इन्वॉल्व्स कंसिस्टेंटली टेलिंग द ट्रूथ, बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड इन इंटरेक्शन विद अदर्स, ठीक है। इंटीग्रिटी क्या है, इंटीग्रिटी मीन्स ये है कि जो आपके प्रिंसिपल्स है ना, उन प्रिंसिपल्स को कभी आप वॉयलेट नहीं करोगे। द क्वालिटी ऑफ बीइंग मोरली अपराइट, हैविंग स्ट्रॉन्ग एथिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है, और उन पे स्टिक रहना है। मतलब जो तुम सोच रहे हो, जो तुम कह रहे हो, और जो तुम कर रहे हो, वट यू आर थिंकिंग, वट यू आर स्पीकिंग एंड वट यू आर डूइंग इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। इट इज वट इट इज, मतलब आप ये भी डेफिनेशन ले सकते हो, इंटीग्रिटी मीन्स वट यू आर थिंकिंग, वट यू आर स्पीकिंग एंड वट यू आर डूइंग आर कंसिस्टेंट। तो वो भी जो है इंटीग्रिटी की डेफिनेशन ही है एक तरीके से, ठीक है। इट द क्वालिटी ऑफ बीइंग मोरली अपराइट, हैविंग स्ट्रॉन्ग एथिकल प्रिंसिपल, इट इन्वॉल्व्स अडेयरिंग टू वंस वैल्यूज एंड प्रिंसिपल कंसिस्टेंटली इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट और इनकन्वीनियंट। अगर वो डिफिकल्ट भी हो ना फॉलो करना, लेकिन आप फिर भी फॉलो कर रहे हो, तो उसी को कहते हैं इंटीग्रिटी। तो ये थोड़े से डिफरेंस है, और ये दोनों ही वैल्यू अच्छी हैं, लेकिन इनमें से कौन सी ज्यादा अच्छी वैल्यू है, तो आप बोलेंगे इंटीग्रिटी। मतलब इंटीग्रिटी में ऑनेस्टी भी आती है, इंटीग्रिटी ये हो गया तो ऑनेस्टी ये हो गया। अगर आपको डिफरेंशिएट करने को मिले तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे ये टेबल है, आप इस टेबल को एक बार देख लेना, बीइंग ट्रूथफुल एंड ट्रांसपेरेंट, ये तो हो गया हमारा ऑनेस्टी। अडेयरिंग टू द मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल, अडेयरिंग मतलब जो तुमने सोचा है वही करोगे,
फिर फोकसिंग ट्रूथफुलनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, मोरल एंड एथिकल कंसिस्टेंसी, यहाँ कंसिस्टेंसी की बात आ जाती है, मतलब ऐसा नहीं एक सिचुएशन में कुछ, एक सिचुएशन में कुछ नहीं। और ये ऑनेस्टी ना मोस्टली स्पीकिंग के रिगार्डिंग होती है कि आप स्पीक कर रहे हो ट्रुथ को, ठीक है, या एक्नॉलेज कर रहे हो। इंटीग्रिटी डूइंग के एस्पेक्ट्स में होती है कि आप कर क्या रहे हो, मतलब आपके एक्शंस पे निर्धारित होती है। टेलिंग द ट्रुथ, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, कैन बी सिचुएशनल, कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल सिचुएशन, कि आपके जो प्रिंसिपल्स है आप उनको नहीं छोड़ोगे। एडमिटिंग ए मिस्टेक, रिटर्निंग ए लॉस्ट वॉलेट विद ऑल इट्स कंटेंट इंटेक्ट, मतलब आप अगर ऑनेस्ट हो तो मिस्टेक कर दोगे कि हाँ भाई मैंने पर्स चुराया, लेकिन अगर आप इंटीग्रिटी है आपके अंदर तो उस पर्स को लौटाने की भी पूरी कोशिश करोगे। जैसे ऑनेस्टी किसने शो करी थी, महात्मा गांधी जी ऑनेस्टी शो करी थी कि सत्याग्रह है। एपीजे अब्दुल कलाम की बात आ सकती है, तो ये तो दोनों एग्जांपल आप जो है इंटीग्रिटी में भी लिख सकते हो। लेकिन इंटीग्रिटी के लिए अलग से एग्जांपल्स किसको लिखोगे भाई, इंटीग्रिटी के लिए ना सरदार वल्लभ भाई पटेल का एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ही इज लाइक आयरन मैन ऑफ इंडिया, जो ये बोलते थे, जो सोचते थे, जो करते थे, सब इनकंसिस्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो इंटीग्रिटी के लिए। क्या एग्जाम्पल लिख सकते हो कि इन्होंने लोन लिया था भाई, ठीक है, गाड़ी के लिए, और वो लोन इन्होंने चुकाया, ठीक है, जब इनकी डेथ हो गई तो इनकी वाइफ ने चुकाया वो लोन, ठीक है, और इवन आफ्टर बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर। अब ये देखो आज की डेट में क्या हो रहा है, या फिर पहले उस इनके बाद क्या हुआ है, आप ये देखो, जब इंदिरा गांधी जी आई थी तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया था सत्ता में आने के लिए। तो ये हालत है। और इंटीग्रिटी का आप ये भी एग्जांपल लिख सकते हो कि ही टोल्ड एवरीवन टू फार्म, ठीक है, जब फूड शॉर्टेज हो गई थी तो इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ही फार्म में कन्वर्ट कर दिया था, पीएम ऑफिस को ही फार्म में कन्वर्ट कर दिया था। और ही हैड अपील टू एवरीवन कि एक टाइम खाना खाओ, तो ये खुद भी एक टाइम ही खाना खाते थे। तो इस लेवल की इनमें इंटीग्रिटी थी, ठीक है। फिर जस्टिस एचआर खन्ना का आप एग्जांपल लिख सकते हो, इन्होंने किस तरीके से इंटीग्रिटी दिखाई कि पॉलिटिकल प्रेशर था एडीएम जबलपुर केस में। तो एडीएम जबलपुर केस में क्या हुआ था, एडीएम जबलपुर केस में कि इमरजेंसी इसके बाद ही आई थी जब इंदिरा गांधी का जो कैंडिडेचर था वो कैंसिल कर दिया था जस्टिस एचआर खन्ना ने, रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इन पे कितना पॉलिटिकल प्रेशर आया होगा, सोचो कि इनके डिसीजन के बाद पूरे देश में इमरजेंसी लग गई, और वो भी 2 साल के लिए, और सारी की सारी अपोजिशन पार्टीज को जेल में डाल दिया गया था सिर्फ एक बंदे के डिसीजन के बाद। तो सोचो कितना प्रेशर होगा जस्टिस एचआर खन्ना पे, बट ही डिडंट बज फ्रॉम हिज ड्यूटी, ही डिडंट बज फ्रॉम हिज इंटीग्रिटी, और जो होना था होएगा ही, ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने प्रिंसिपल से समझौता नहीं किया। सिमिलरली आप इंटीग्रिटी में अजीम प्रेमजी का एग्जाम्पल लिख सकते हो कि इन्होंने फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज के लिए प्रॉमिस किया था, और इनकी जो मतलब वैल्यूज हैं वो कंपैशन एक वैल्यू है इनकी, लेकिन इन्होंने इन वैल्यूज पे खरे उतरने के लिए काम भी किया, ठीक है। तो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड फिलंथ्रोपी के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने काम भी किया है, और इन्होंने वन ऑफ द बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया में लेके आए थे, विप्रो कंपनी में अप्लाई करी थी। फिर ई श्रीधरन का आप एग्जांपल लिख सकते हो, मैन ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी वाला वो आदमी होता है कि गो टू पर्सन, ठीक है, अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी है ना तो आप गो टू पर्सन हो किसी भी चीज में, कि अगर आपको कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करना है स्पेशली रिगार्डिंग रेलवेज, तो आप ई श्रीधरन के पास जाओगे क्योंकि ही इज द मैन ऑफ इंटीग्रिटी, ही हैज डिलीवर्ड व्हाट ही हैज टोल्ड, ठीक है। तो ये होता है। फिर इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी एक बहुत अच्छी वैल्यू है, ठीक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। इम्पार्शियलिटी नॉर्मली तो ह्यूमन बीइंग के लिए हर आदमी पार्शियली होता है, हर आदमी बायस होता है, लेकिन फॉर पब्लिक सर्वेंट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट जो है वो पार्शियल हो ही नहीं सकता। ही हैज टू ट्रीट एवरी इंडिविजुअल विद सेम level of respect and confidence. This refers to quality of being fair and objective, quality of being fair, ठीक है, and objective and judicious, treating all individuals groups equally without favoritism and prejudice, मतलब prejudice नहीं होनी चाहिए। एंड जैसे अभी आपको एग्जांपल दिखा गया था कि जो हमारी आईएएस अफसर हैं स्मिता सबरवाल, उन्होंने क्या बोला था कि पीडब्ल्यूडी को जो है सर्विसेज में नहीं होना चाहिए, दिस दैट। तो is she impartial? No, she is partial, she is biased, clearly biased against person with special abilities, she is biased। तो ये बायसनेस, और उनको फिर उसका जो है मतलब काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, तो इसीलिए तो झेलना पड़ा बिकॉज शी इज बायस्ड।
अब देखो इस तरीके के एग्जाम्पल्स और कैसे आए हैं, जैसे ये तो एग्जाम्पल है ही, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी आपको देखने को मिलेंगे सिविल सर्वेंट्स के, जो जिन्होंने बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में, मतलब काफी पॉलिटिकल प्रेशर के बाद भी इम्पार्शियलिटी दिखाई है। इट इज अबाउट मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एविडेंस, एस्टेब्लिश्ड रूल्स रादर देन पर्सनल ओपिनियंस। ठीक है, जैसे कि पीएस अप्पू हमारे एक 1982 में लवासना के डायरेक्टर थे। तो उस टाइम एक आईएएस ट्रेनी था वीके सिंह, उसने जो है बदतमीजी कर दी थी एक ट्रेनी आईएएस अफसर के साथ, लेडी आईएएस अफसर के साथ। ठीक है, एंड ही वाज ए लाइक एनडीए कैडेट। तो आईएएस बनने से पहले एनडीए कैडेट थे, तो इनको जो है रिवॉल्वर वगैरह चलाने का बहुत शौक था। तो ये हमेशा अपने साथ रिवॉल्वर रखते थे। ठीक है, और मतलब ड्रिंक वगैरह तो करते ही थे ऑब्वियसली। और उन्होंने रिवॉल्वर जो है एक लेडी आईएएस अफसर के सर पे लगा के तान दी थी लिटरली। अब इसके बाद क्या हुआ था ना, इसके बाद इनकी कंप्लेंट गई यहाँ पर, लवासना के डायरेक्टर थे पीएस अप्पू। तो लवासना के डायरेक्टर ने क्लियर बोल दिया था कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं इसको टर्मिनेट करूंगा बंदे को। मतलब उन्होंने जो रिपोर्ट थी वो गवर्नमेंट को भेज दी थी, डीओपीटी को, फॉर टर्मिनेशन। बट गवर्नमेंट उस टाइम पे जो थी, तो ये मुद्दा वैसे बन गया था, मतलब ही जिस कम्युनिटी से वो थे वीके सिंह, तो उनकी कम्युनिटी काफी पॉलिटिकली पावरफुल थी बिहार में। ठीक है, और उन्होंने काफी प्रेशर लगा के बिल्कुल हॉल्ट करवा दिया। फिर उनके पास नोट आया कि नहीं, हम बज नहीं करेंगे, मतलब हम इसको जो है लीनियंट इस पे अप्रोच लेंगे, मतलब उसको जो है टर्मिनेट नहीं करेंगे सर्विस से, गवर्नमेंट से। तो इन्होंने काफी रिलेंटलेस प्रैक्टिस करी थी। पहले तो मतलब डीओपीटी में जो है अंडर सेक्रेटरी से बात करी, फिर ऊपर लेवल तक गए, फिर सेक्रेटरी लेवल तक गए। फिर उसके बाद इन्होंने जो है कंप्लेंट करी विजिलेंस कमीशन से, फिर ऊपर जो है प्रेसिडेंट तक के पास चले गए थे, पीएमओ, फिर प्रेसिडेंट तक के पास चले गए थे। मतलब इन्होंने हार नहीं मानी। फिर लास्ट में उस बंदे को निकाल ही दिया था ये सर्विस से। ठीक है, सिमिलरली संजय पांडे हमारे डीसीपी थे मुंबई के, और उन्होंने काफी सारे फाइनेंशियल स्कैम डिस्क्लोज करे थे। और वो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उस सब के करे थे। तो ये इम्पार्शियलिटी का एग्जांपल दर्शाता है। तो डीआईजी निर्मल कुमार सिंह, कभी सर्च करना इन नामों को, डीआईजी निर्मल कुमार सिंह, इन्होंने कौन सी पार्टी के मेजर लीडर को मतलब प्रोव नहीं किया है? इन्होंने सबको प्रोव किया है। और कभी भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती थी ना, जेपीसी टाइप की कमेटी बैठती थी, या सारी जो है पॉलिटिकल पार्टीज आती थी और किसी केस को इन्वेस्टिगेट कराना होता था, तो इस अफसर के पास जाते थे सारे के सारे कि ये अफसर करेगा। ही वॉज ए सीबीआई ऑफिसर। तो उन्होंने क्या है, सेंट किट्स नेविस में जो है इंदिरा गांधी को जो है प्रोब किया है। ठीक है, बोफोर्स स्कैम प्रोब किया है। ठीक है, वीपी सिंह को प्रोब किया है, चंद्रशेखर को प्रोब किया है, हवाला को प्रोब किया है, फॉर्डर स्कैम को प्रोब किया है। तो जितने भी बड़े बड़े स्कैम्स आए थे इंडिया की हिस्ट्री में, वो सारे के, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में, वो सारे के सारे इन्होंने मेजर मेजर स्कैम्स को प्रोब किया है, डीआईजी निर्मल कुमार सिंह ने। इन पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज ट्रस्ट करती थी। ट्रस्ट क्यों करती थी? कि ये बंदा जो है सही प्रोब करेगा। TSR Subramaniam, he is a legend in civil services. He was cabinet secretary in 3 गवर्नमेंट, मतलब 3 गवर्नमेंट बदली हैं, आई के गुजराल, देवगौड़ा गवर्नमेंट एंड अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। ठीक है, 1995 टू 1999 की बात है ये। और ये कैबिनेट सेक्रेटरी सब में रहे हैं। मोस्टली क्या होता है, गवर्नमेंट चेंज होती है, सबसे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी हटाती है, क्योंकि वो पुरानी गवर्नमेंट का राजदार होता है। लेकिन ही वॉज सच ए पर्सनैलिटी, और आप इनको सर्च करना, ही इज सच ए, मतलब जेनरस एंड कंपैशनेट एंड एम्पैथेटिक पर्सन एंड सच ए टैलेंटेड पर्सन, कि इन पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज ट्रस्ट करती थी, इनकी कैपेसिटी को सब मानती थी, इनको सब सैल्यूट करती थी। तो इस तरह के सिविल सर्वेंट्स आपको बनना है। तो ये आप एग्जाम्पल जो है आप लिखेंगे। और नॉट ओनली इन इम्पार्शियलिटी, जैसे इम्पार्शियलिटी के लिए तो इनको जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज के टेन्योर में काम किया है। लेकिन आप इनको वैसे भी लिख सकते हैं कि मैन ऑफ इंटीग्रिटी, ठीक है, मैन ऑफ ऑनेस्टी। तो ये सारे भी मतलब सिचुएशंस में आप इन एग्जांपल्स को कोट कर सकते हैं। लेकिन इम्पार्शियलिटी जो है उसका वायलेशन कौन कौन से केसेस में हुआ है, तो ये भी जानने की जरूरत है। जैसे कि जाट राइट्स हुए थे दिल्ली में, जाट रिजर्व, सॉरी, दिल्ली हरियाणा, इधर हरियाणा की साइड में, तो काफी वायलेंस हुआ था। तो वायलेंस जब हुआ था, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हरियाणा की जो पुलिस थी वो बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई थी। तो उन्होंने, दे एक्चुअली लेट राइटर्स टू क्रिएट केओस, बिकॉज हरियाणा पुलिस ऑल्सो हैड मैनी जाट मेंबर्स। तो यहाँ पे इम्पार्शियलिटी आ गई, जैसे हाशिमपुरा मैसाकर में हुआ था। ठीक है, वहां पे पुलिस, मतलब जो एक
बटालियन थी, बटालियन ने ही मैसाकर कर दिया था। तो बताओ, फिर तो इतना बड़ा केस हुआ था ये। इंदिरा गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ था उसको देख सकते हो आप, कि इम्पार्शियलिटी कहाँ रह गई। मतलब पब्लिक सर्वेंट थे ना उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे, देखा जाए तो पब्लिक सर्वेंट ही थे, पुलिस की नौकरी कर रहे थे, बट दे वर बायस्ड टुवर्ड्स सर्टेन आइडियोलॉजी। तो यहाँ पर यही आना है कि जब भी आप इम्पार्शियलिटी शो करो तो आपको किसी भी आइडियोलॉजी के प्रति ना बिल्कुल मतलब अंधभक्ति नहीं दिखानी है। फिर डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, तो ये जितने भी ऊपर एग्जांपल थे तो आप कोट कर ही सकते हो। इसमें सिंपली डिफाइन करना है आपको कि कमिटमेंट टू सर्विंग द कम्युनिटी एंड एड्रेसिंग इट्स नीड्स, मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। ओफन इट फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द वेलबींग ऑफ लेस प्रिविलेज्ड, मतलब दबे कुचले लोगों के लिए काम करने की जो भावना होती है उसे कहते हैं डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। अब इसमें क्या क्या एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे लद्दाख वंडर सर्जन कहते हैं डॉक्टर सेरिंग नोरबू, ठीक है। उन्होंने 10,000 प्लस सर्जरी करी है 28 ईयर्स में, और उन्होंने एक भी दिन ऑफ नहीं लिया। इनको पद्म अवार्ड मिला था, ठीक है। तो वहां से मैंने ये नाम उठाया है, आप इनको सर्च करना, मतलब काफी लेजेंडरी पर्सनैलिटी है। तो इस हिसाब से मतलब ये एग्जांपल आप डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस में बिल्कुल डाल सकते हो। जैसे आईपीएस ज्योति कुमार सिन्हा रिटायरमेंट हो गए, मतलब उसके बाद भी इन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। तो मूसाहार कम्युनिटी है बिहार में, उसकी लिटरेसी के लिए इन्होंने काफी काम किया था, ठीक है। इवन दो ही वॉज नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, इवन दो ही वॉज नॉट इन पब्लिक सर्विसेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन जो इनकी वो थी कि मतलब भावना थी लोगों के लिए सेवा करने की, वो इतनी बड़ी थी कि इन्होंने मूसाहार कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए काफी काम किया था। सैम चाइल्डर्स वर्कड इन साउथ सूडान विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट, रोड बुक एनदर मेंस वॉर, तो इनके ऊपर तो मूवी भी बनी है। कौन सा एक्टर था उसकी बनी है, आप देखना इसको, ठीक है। तो उस मूवी से ही एग्जांपल मैंने उठाया था सैम चाइल्डर्स का। तो ये सारी वैल्यूज है, कंपैशन काइंडनेस लगभग सेम ही है। तो ये वैल्यूज पब्लिक सर्विसेज के लिए भी काम आती हैं और नॉर्मल भी काम आती हैं। अगर पब्लिक सर्विस के लिए स्पेसिफिकली नोलन कमेटी ने दी थी तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, नोलन कमेटी। तो आप इन वैल्यूज को तो लिख ही सकते हो, एंड दीज आर आल्सो यूनिवर्सल वैल्यूज, लेकिन नोलन कमेटी में कुछ वैल्यूज थी, जैसे सो हेलो, एस से सेल्फलेसनेस, ठीक है। ओ से ऑब्जेक्टिविटी, मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट्स, आपको एग्जांपल लेना बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी, मतलब इम्पार्शियलिटी में भी जो आपने लिखा था वो सब यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। एच से ऑनेस्टी, ए से एनोनिमिटी या अकाउंटेबिलिटी, एनोनिमिटी या अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। फिर आई से इंटीग्रिटी, ठीक है। ओ से ओपननेस, ओपननेस मीन्स ट्रांसपेरेंसी। ये पब्लिक सर्विस की वैल्यूज हैं। अब ये ट्रांसपेरेंसी हो गई, इंटीग्रिटी, ये सब तो हमने पढ़ ली। और ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है ना, ये आप जो है गवर्नेंस वाले पोर्शन में तो पढ़ोगे ही, ठीक है। बाद में मैं भी इन एथिक्स क्लास में पढ़ाऊंगा। एल से हो गया हमारा लीडरशिप। लीडरशिप में भी यही सारी वैल्यूज आ जाएंगी। व्हाट इज इट टू बी अ लीडर? लीडर नीड्स टू बी एम्पैथेटिक, टेकिंग एक्शन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अदर्स, ओके, एंड बी स्टिक टू इट्स कॉज, ठीक है। और उसमें फोर्टिट्यूड, सेल्फलेसनेस, ये सब तो होना ही चाहिए बेसिकली। तो इस तरीके से आप जो है वैल्यूज के सारे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, और जो भी मैंने एग्जांपल्स बताए उन एग्जांपल्स को लिबरली कोट कर सकते हो। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।